नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं डॉक्टर प्रवीण महाजन आपके सामने फिर से लेके आया हूँ प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में जो 4 पार्ट्स है ना। टोटल 4 पार्ट्स है इसमें, तो उसमें से ऑलरेडी 2 पार्ट्स के मैंने लेक्चर बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं। ये हमारा आज का तीसरा पार्ट है और 4th पार्ट भी 1-2 दिन में आपको डाल दूंगा। तो ये तीसरा पार्ट है जिसमें आपके सामने आप देख रहे हो। हमारा जो एम है आज का वो है प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये एक सरफेस केमिस्ट्री नाम का एक टॉपिक था जो अभी नीट या जेईई मेंस में नहीं है। तो उस टॉपिक से वाला उस रिलेटेड ये वाला प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आज हम इसकी बात करते हैं। इसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल्स की इंफॉर्मेशन याद रखनी है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ठीक है हम सीख तो लेते हैं क्या है उसमें, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आपको बस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, उसमें जो भी आपको सारी चीजें लिख के दी गई है, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो प्रैक्टिकल फिजिकल वाला जो पार्ट था उसमें आपको मेजरली थर्मोडायनेमिक्स के जैसे यानी हेजेस लॉ वगैरह उससे रिलेटेड उसमें सवाल आते हैं, या कुछ बेसिक्स मतलब कॉपर सल्फेट .5H2 में जो बॉन्डिंग है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट है। मतलब प्रैक्टिकल वाला पार्ट है बट उसमें हमने जो रूटीनली जो सीखी है चीजें उससे रिलेटेड में भी थर्मोडायनेमिक्स में या बाकी की जगह पे भी बॉन्डिंग में बस उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें आ सकती है। वैसे उस मतलब कॉपर सल्फेट .5H2 वाला जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वाला जो पार्ट था उसमें जो क्वेश्चंस है उसको आप करिए। एक्स्ट्रा वर्कशीट भी मैं बना रहा हूँ, मैं उसको आपको जल्दी आपके जो भी बैचेस है उनके ऊपर भेज दूंगा। और जो पहला पार्ट था जो केमिकल काइनेटिक्स में से लिया गया है प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री वाला, उसमें आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में जो भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो भी पता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, या जो भी उसमें रिएक्शंस मैंने सिखाए हैं वो रिएक्शन वैसे के वैसे आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं उसके आगे तीसरा प्रैक्टिकल, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो आप लोगों को इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स और मैंने क्वेश्चन भी रखे आगे, वो क्वेश्चन भी करने आपको आपको उस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भी आपके ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो ये पार्ट आता है कोलॉइड्स से, है ना। कोलॉइड्स क्या है? तो कोलॉइड मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, है ना, ये दोनों के बीच वाला एक पार्ट आता है कोलॉइड्स। यानी ट्रू सॉल्यूशन का मतलब आप लोगों ने सीखा है जहां पे पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है ना, और सस्पेंशन का मतलब पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे सैंड वगैरह हो गए। बट हम इसके दोनों के बीच में जो पार्टिकल साइज होता है उन पार्टिकल को जब हम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे उनका जो सॉल्यूशन बनेगा उसके बारे में बात करने वाले आज। यानी जो कोलॉइड्स है उनके पार्टिकल की साइज यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइड्स यानी सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे उनका जो साइज होता है वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच वाला साइज होता है, ना कम ना बहुत ज्यादा साइज है। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे ये भी हमें सीखना है। मेन तो बेसिक तो वही है हमारे पास यहाँ पे प्रिपरेशन में। ठीक है, तो बात करते हैं कोलॉइड्स। सिंपल सी बात है, कोलॉइड्स मतलब ये जो सॉल्यूशन होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, दे आर होमोजेनियस सॉल्यूशन, दे आर होमोजेनियस सिस्टम एक, है ना। होमोजेनियस सिस्टम जो है मतलब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, जैसे कोलॉइड की बात तो आएगी, बट पहले हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सॉल्यूशंस, राइट। सैंड इन वाटर व्हेन स्टर्ड गिव्स अ सस्पेंशन, है ना। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसकी बात हो गई। अभी सस्पेंशन का मतलब है कि मान लो हमने बहुत बड़ा पार्टिकल साइज लिया, दैट इज सैंड लिया, तो उसको आपने अगर मिक्स किया तो दैट विल फॉर्म सस्पेंशन। एंड बिटवीन द सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन यानी सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं और उनका जो ग्रुप है दैट इज एक्चुअली कोलॉइड्स। ठीक है, so between the suspension and solutions we have large group of systems called colloidal dispersions or we can say colloids. Okay,
तो हमने बात की ट्रू सॉल्यूशन की, जो कि होमोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन मतलब जिसमें आपको इजीली दिखता है सब सैंड वगैरह, वो तो डिसॉल्व होती नहीं, बचा दोनों के बीच वाला पार्ट बिटवीन दिस टू, दैट इज कोलाइड्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन से पार्टिकल के बारे में बात करें, उनके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। सो द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज ऑफ पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज के ऊपर ये डिफरेंशिएशन किया गया है। ओके, उसके बाद कोलाइड्स आर हैविंग साइज इन बिटवीन। तो आप देखो, आपको जो पहला सवाल है ये हो सकता है यहां से पूछ ले कि जो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है। सो दैट इज 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 मीटर, और 10⁻⁹ से भी बहुत छोटा जो साइज होता है वो आता है ट्रू सॉल्यूशन में। ओके, तो पहली चीज ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम। सो कोलाइड क्या है, ट्रू सॉल्यूशन जैसे नहीं है, ये एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अदर सब्सटेंस नोन एज डिस्पर्शन मीडियम, यानी डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज मतलब सोल्यूट, डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते। सो कोलाइडल पार्टिकल्स हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। देखो, जब हम इन कोलाइडल पार्टिकल्स की अभी हम आगे सीखेंगे, जैसे स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है, रबर है, ये सारे है ना, ये सॉल्ट्स की हम बात करने वाले हैं ना, यानी कोलाइडल पार्टिकल की बात करने वाले हैं। उसके बाद आयरन ट्राइऑक्साइड है, यानी FeOH थ्राइस है, एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड है, और आर्सेनिक सल्फाइड है AS2S3। तो ये सारे जितने भी पार्टिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो उसमें उन पार्टिकल की जब फाइन हम पाउडर बनाते हैं, सो दे विल गेट अ गुड सरफेस एरिया। बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है उनका, और सरफेस एरिया बढ़ने के बाद कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हमें उसकी सीखनी पड़ती है, उसको मिलती है उसके लिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की अगर बात करेंगे, तो कोलाइड्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। फिजिकल स्टेट क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। ओके, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, टाइप है ना, टाइप मतलब कैसे, जैसे हमने अभी बात की ना ट्रू सॉल्यूशन वगैरह, ये सारी बातें जो कि हमने पार्टिकल के साइज के बारे में। ठीक है, उसके बाद है नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरैक्शन कैसा है, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन है कि नहीं है, मतलब वो उनका अट्रैक्शन है कि नहीं सॉल्वेंट के साथ, है ना, है तो कितना है, पुअर है, अच्छा है, या थोड़ा बहुत है, मतलब ये हम सारी चीजें देखने वाली है। ओके, सो आउट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, द मोस्ट कॉमन आर सॉल्ट्स, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, जेल्स लिक्विड इन सॉलिड, एंड सी इमल्शंस लिक्विड इन सॉलिड्स। तो बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में एक मेनली 3 टाइप के कॉमन सॉल्ट्स बनते हैं हमारे पास। दैट इज सॉल्ट्स, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड सोल्यूट है और आपका लिक्विड सॉल्वेंट है। जेल्स मतलब आपका सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड। ये हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी ये पार्ट थोड़ा सीखा था। इमल्शन मतलब लिक्विड इन लिक्विड, सॉल, जेल, इमल्शन, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, और लास्ट में लिक्विड इन लिक्विड। ओके, आगे बढ़ते। सो डिपेंडिंग ऑन नेचर, देखो हमने बताया था ना कि ये जो 3 मेजरली है ऑन द बेसिस ऑफ, हमने देखो ना जो भी क्लासिफिकेशन किए कोलाइड्स के, तो उसमें ये 3 में से है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, और नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, हमने डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium, salts are divided into 2 categories। यानी 3 में से कौन सा क्लासिफिकेशन हम सीख रहे हैं, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन लायोफिलिक एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कितना इंटरेक्शन है, उसके बेसिस के ऊपर जो 2 टाइप किए गए हैं, उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, दो टाइप आते हैं फिर इसके ऊपर कि कैसा इंटरेक्शन है आपके सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ। बट ध्यान में रखना, सोल्यूट पार्टिकल्स आर हैविंग लार्ज साइज देन ट्रू सॉल्यूशन। ओके, सो लायोफिलिक, फिलिक का मतलब आपको पता है बेटा अट्रैक्टिंग लविंग होता है, और दूसरा है लायोफोबिक सॉल। लायोफिलिक सॉल्स मतलब सामने हमने लिखा है लिक्विड को लविंग है, और लायोफोबिक का मतलब लिक्विड को हीटिंग है, या सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेगा, सॉल्वेंट को रिपेल करेगा। लायोफिलिक सॉल मतलब जिनका इंटरेक्शन डिस्पर्शन मीडियम के साथ अच्छा है, और लायोफोबिक सॉल का मतलब है जिनका जो डिस्पर्स फेज का जो इंटरेक्शन हो डिस्पर्शन मीडियम के साथ नहीं है या बहुत कम है। ठीक है, सो इफ H2 इज अ डिस्पर्शन मीडियम, अगर मान लो हम सॉल्वेंट में स्पेसिफिकली H2O बोलते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं लायोफिलिक को हाइड्रोफिलिक और लायोफोबिक को हाइड्रोफोबिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले सीखते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन में आपको कुछ मैं 10-12 पॉइंट बताऊंगा, इन हर एक पॉइंट के ऊपर सवाल बनेगा। फिर से कह रहा हूं थोड़ा थियोरेटिकल है, आपको बस ये याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपने अगर लायोफिलिक के बारे में भी याद कर लिया तो भी उसके ऑपोजिट लायोफोबिक के लिए है। ठीक है, बात करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स के बीच में मेजरली क्या डिफरेंस है। बट सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है एग्जांपल्स, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिनके बारे में, जिनके सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कौन आखिर में, है ना। तो आपके सामने है लायोफिलिक में, यानी जिनका सॉल्वेंट के साथ जैसे वाटर के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, उसमें आते हैं गम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, रबर, एग एल्बुमिन। अगर हम इनको एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा खासा है। ओके, और लायोफोबिक में अगर बात करेंगे तो मेटल्स लाइक, यानी मेटल के जो सॉल्यूशन है जिनका पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा है, गोल्ड एंड सिल्वर सॉल्ट्स, यानी गोल्ड और सिल्वर के पार्टिकल्स, मेटल सल्फाइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, यानी FeOH थ्राइस भी हम सीखेंगे, इसमें AlOH थ्राइस भी सीखेंगे, और इन्हीं के बारे में हमें प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में बताया गया है, AS2S3, FeOH थ्राइस और AlOH थ्राइस। और बाद में लायोफिलिक के बारे में ये जितने भी स्टार्च, गम, जिलेटिन है ना, प्रोटीन्स है, रबर है, एग एल्बुमिन है, इनके प्रिपरेशन के बारे में हमें सीखा गया। प्रिपरेशन मेथड्स आर वेरी इजी, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लायोफिलिक कोलॉइड का डेफिनेशन क्या आता है उसकी बात करते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर इसका डिफरेंशिएशन किया हमने वही है, द डिस्पर्स्ड फेज हैज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू डिस्पर्शन मीडियम। तो सिंपल सी बात है, लायोफिलिक मतलब लविंग है, सॉल्वेंट को लविंग है, मतलब इनका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, यही इसका डेफिनेशन है। हाइड्रोफिलिक है ना, फिलिक लविंग है, मतलब सेम, इंटरेक्शन इज गुड, अट्रैक्शन इज बेस्ट। ओके, और लायोफोबिक में ऑब्वियसली डेफिनेशन वही है कि द डिस्पर्स्ड फेज हैज वेरी पुअर एफिनिटी टू डिस्पर्शन मीडियम, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन पार्टिकल का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है ही नहीं या बहुत कम है। ठीक है, पर्टिकुलरली कुछ पार्टिकल होंगे जिनका इंटरेक्शन नहीं है, बट उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। कुछ पार्टिकल ऐसे जिनका इंटरेक्शन है ही नहीं, जैसे मान लो वाटर के साथ वो पार्टिकल इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, कुछ भी लेना देना नहीं, अट्रैक्शन है ही नहीं कुछ, या हो सकता है बट बहुत पुअर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाटर लिविंग है, मान लो फॉर एग्जांपल ये वाटर हीटिंग है, या बहुत कम इनकी एफिनिटी। तीसरे पॉइंट में आते हैं, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ये इनका हमें सॉल्यूशन बनाना है और इनका भी हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो सिंपल मेथड कैसे, तो प्रिपरेशन में देखो मैंने ऐसे किया है कि बराबर वही पॉइंट मैंने लिखा है, मान लो डेफिनेशन है, प्रिपरेशन है, या जो भी मेन पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं उसमें। ठीक है, प्रिपरेशन में हम उसको कैसे बनाते हैं इनका सॉल्यूशन, बाय सिंपली मिक्सिंग अ कोलाइड विद अ लिक्विड सॉल्वेंट। बहुत आसान तरीका है, बस गम लो, सॉल्वेंट में ऐड करो और स्टर करो। कुछ बार होता है हीट करने की भी जरूरत होती है, बॉईल करने की भी जरूरत होती है, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पे प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इतना आसान नहीं है लायोफोबिक बनाना, क्योंकि अगर इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ कम है तो आपको थोड़ी मेहनत तो ज्यादा लेनी ही पड़ेगी उसके लिए, है ना। सो इट रिक्वायर्स अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट मतलब क्या करेगा, वो मान लो आपने FeOH थ्राइस को डिसॉल्व किया, बट वो मतलब सॉल्यूशन उसने बनाना चाहिए ना, तो उसके लिए उसमें कोई और एक कंपाउंड ऐड कर देते, दैट इज नोन एज स्टेबलाइजिंग एजेंट, यानी वो सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है, नहीं तो इसका इंटरेक्शन है नहीं ना वाटर के साथ,
इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, या कुछ स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में हम देखेंगे उसको बनाने के लिए लगते हैं, या स्पेसिफिकली अगर एक वे से जाएंगे तो हो सकता है इनके सॉल्यूशन बन जाए। फिर से बात कर रहा हूं, लायोफोबिक सॉल्ट्स बनाना उतना आसान नहीं जितना लायोफिलिक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, लायोफिलिक सॉल्ट्स यानी इन पार्टिकल का इंटरेक्शन वाटर के साथ अच्छा है, इनका नहीं है। ओके, 3 पॉइंट हो गए, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, प्रिपरेशन मेथड। सो दिस इज सिंपल बट दिस इज समवॉट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। 4th पॉइंट की बात करते, द एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज एंड सॉल्वेशन दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स कीप्स देम स्टेबल। ये जो आपके सामने पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मतलब हम सीखेंगे इसमें, गम है, जिलेटिन, स्टार्च, देखो है ना, अल्फा अपने बायोमोलिक्यूल्स में सीखा है इसके बारे में, प्रोटीन्स है, रबर है ना, ये जो है, तो ये पार्टिकल स्टेबल क्यों है सॉल्यूशन के अंदर? तो उनको स्टेबल करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। इसके ऊपर सवाल बनता है कि लायोफिलिक सॉल्ट्स को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज एंड सॉल्वेशन। चार्ज एंड सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब तो पता है, वाटर का इंटरेक्शन है अच्छा खासा, और चार्ज इनके ऊपर जो होता है, तो चार्ज की वजह से सॉल्वेशन भी हम बोल सकते हो, वो इंटर रिलेटेड ही चीज है ना। चार्ज होगा तो वाटर के साथ मान लो पॉजिटिव का निगेटिव के साथ, निगेटिव का पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन होता है, आपको भी पता है। तो स्टेबल बनाने के लिए 2 चीजें है, रिस्पॉन्सिबल है लायोफिलिक के लिए, सॉल्वेशन तो है क्योंकि लायोफिलिक है, और दूसरा इनके ऊपर का चार्ज। ये 2 चीजें लायोफिलिक सॉल्ट को स्टेबल बनाती है। और यहां पे अगर बात करेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स इज द फैक्टर दैट कीप्स देम स्टेबल। यानी जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है इन पार्टिकल के ऊपर का, जो चार्जेस है, अभी आगे चल के सीखेंगे कैसे चार्ज स्टेबल करते हैं, जैसे मैंने बोला ना स्टेबलाइजिंग एजेंट है वगैरह है ना, तो चार्ज पार्टिकल कैसे इसको स्टेबल करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहां पे चार्ज और सॉल्वेशन, और यहां पे सिंपली इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5वां पॉइंट है सॉल्वेशन का, हमने अभी बात की है। पार्टिकल्स आर हाईली सॉल्वेटेड, क्योंकि लायोफिलिक है या फिलिक है, मीनिंग दे आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, यानी सॉल्वेंट। बट यहां पे अगर बात करेंगे सॉल्वेशन की, तो वेरी पुअर और नो एफिनिटी, हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी। स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी जनरली स्टेबल एंड डू नॉट कोएगुलेट और सेटल इजीली। कोएगुलेशन नहीं होगा, जमाव नहीं होगा पार्टिकल्स का, एक जगह पे जमेंगे नहीं, और प्रेसिपिटेशन जनरली नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन करने के लिए स्पेसिफिक मेथड यूज करने पड़ेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, पार्टिकल वाटर के अंदर है, वाटर का सॉल्वेशन अच्छा खासा है, तो पार्टिकल को बाहर निकालना है, कोएगुलेट करना है, प्रेसिपिटेट करना है, तो इजी नहीं है। ठीक है, सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी जनरली स्टेबल एंड डू नॉट कोएगुलेट और सेटल डाउन, है ना। आगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे। कंपेयर टू लायोफिलिक, लायोफोबिक आर अनस्टेबल एंड कैन क्विकली सेटल आउट ऑफ सॉल्यूशन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आपने उसको स्टरिंग करते रहे तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो उनमें एफिनिटी बनेगी, बट आप अगर उनको अनडिस्टर्ब रखते हो, या कुछ स्पेसिफिक मेथड भी है, तो कोएगुलेट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। गॉट इट? ओके, आगे बात करते हैं। मतलब आप ऐसे ध्यान में रखो, देखो पहला पॉइंट कौन सा था, एग्जांपल्स। डेफिनेशन तो सिंपल, एफिनिटी है वाटर के साथ नहीं है, फॉर एग्जांपल डिस्पर्शन मीडियम के साथ। प्रिपरेशन सिंपल है, सिंपल नहीं है, स्टेबलाइजिंग एजेंट या स्पेसिफिक मेथड यूज करनी पड़ते हैं। एग्जिस्टेंस है, चार्ज और सॉल्वेशन की वजह से एग्जिस्टेंस है उनका अच्छा खासा, स्टेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस है। सॉल्वेशन इधर ज्यादा है, इधर कम है, स्टेबिलिटी इधर ज्यादा है, इधर कम है। ओके, 7वें पॉइंट पे आते हैं, रिवर्सिबिलिटी। सो है ना, रिवर्सिबिलिटी का अगर बात करेंगे, ऑल्सो दे आर नोन एज रिवर्सिबल सॉल्ट्स। लायोफिलिक को रिवर्सिबल सॉल्ट कहते हैं, ये याद रखना है, इसके ऊपर सवाल बनेगा थ्योरेटिकली। लायोफिलिक सॉल्ट्स आर रिवर्सिबल सॉल्ट्स एंड ऑब्वियसली लायोफोबिक सॉल्ट्स आर irreversible salts. Okay, why? Because they can be easily reconstituted by simply adding the dispersion medium after the separation. मान लो आप लोगों ने, है ना, जैसे गम लिया, वाटर लिया, बाद में आपने दोनों को
सेपरेट कर दिया, ओके, और फिर से आपने उसको मिक्स कर दिया, फिर से वही आने वाले, मतलब फिर से वही बनाने वाले जैसे पहला सॉल्यूशन था, यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, फिर से बनेंगे, सेपरेट करो, फिर से ऐड करो, फिर से वही उनका पुराना मूड आएगा उनका, फिर से उसी में वो मिक्स हो जाएंगे उसी तरीके से। ओके, सिंपल है। रिवर्सिबल मतलब फिर से उसी, मतलब उधर जाना इधर आना, फिर से इधर जाना उधर आना, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिंपल सी बात है। रिवर्सिबिलिटी में इसमें दे नोन एज इरिवर्सिबल सॉल्ट, ध्यान में रखना, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर इरिवर्सिबल सॉल्ट्स, ठीक है। ड्यू टू वेरी पुअर एफिनिटी, मीनिंग वंस दे आर सेपरेटेड, मान लो आपने अच्छा खासा सॉल्यूशन बना भी लिया इन लाइफोबिक कोलाइड्स का, बाद में सेपरेट किया तो फिर से बनाना उसको आसान नहीं है ना। तो फिर से पढ़ते हैं, ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल सॉल्ट्स ड्यू टू वेरी पुअर एफिनिटी, मीनिंग वंस दे आर सेपरेटेड, फॉर एग्जांपल बाय प्रेसिपिटेशन, है ना। लायोफिलिक सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन बहुत इजीली हम कर सकते हैं, उसमें कोई एक कंपाउंड ऐड कर दो, वो कंपाउंड उनके साथ चार्ज के थ्रू रिएक्ट होगा और बाद में वो उसको इजीली उसके साथ लेके आ सकते हैं, जैसे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को लेके आएगा सॉल्यूशन में से, और एक बार वो सेपरेट हो गए फिर से उनका उसी कंडीशन में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, सो दीज आर रिवर्सिबल सॉल्ट, दीज आर इरिवर्सिबल सॉल्ट, है ना। So they can't be readily redispersed to form the original colloid, मैंने बताया ना, ओरिजिनल कोलाइड फिर से, मतलब जो बनाया था कोलाइडल सॉल्यूशन, वो फिर से बनना थोड़ा मुश्किल है। तो सिंपल सी बात, दिस आर रिवर्सिबल, दिस आर इरिवर्सिबल। इसको हम वापस मतलब सॉल्यूशन बना सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसको सॉल्यूशन बनाया, सेपरेट किया, बट फिर से उसी में लाना मतलब थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। कोएगुलेशन, दे कैन बी कोएगुलेटेड, क्यों कोएगुलेशन करना इजी है, बट कैसे वो भी हमें सीखना है। कोएगुलेट करना मतलब एक जगह पे जमा होना, मतलब प्रेसिपिटेशन प्रोसेस आप उसको बोल सकते हो फाइनली। कोएगुलेशन कैन बी कोएगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट और सुटेबल सॉल्वेंट, है ना। जितने भी गम या स्टार्च, जिलेटिन, है ना, रबर, इनके जो सॉल्यूशन बनेंगे उनको कोएगुलेट करना, मतलब पार्टिकल को फिर से प्रेसिपिटेट आउट करना, इन्हीं स्टार्च, जिलेटिन को फिर से प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए आपको उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है, ओके, या आपको उसमें कोई सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है जिसकी वजह से वो इंसोल्यूबल हो जाए और प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, उनकी एफिनिटी खत्म हो जाए, ओके। और इधर अगर बात करेंगे कोएगुलेशन से, तो ये भी कैन बी कोएगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये थोड़ी कॉमन चीज है इनमें, which neutralize the charge of particles causing them to aggregate and precipitate, okay। मतलब जैसे यहां पे इलेक्ट्रोलाइट का मैंने पॉइंट बोला, उसी तरीके से मान लो आपने FeOH थ्राइस का सॉल्व बनाया और बाद में उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, जैसे FeCl3 ऐड किया फॉर एग्जांपल, है ना, तो वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और साथ में आएंगे दो सब्सटेंस, और मतलब वो सॉल्यूशन से उस कंपाउंड को बाहर निकालेंगे, यानी इसका मतलब है कि वो फिर से कोएगुलेट हो जाएंगे, एक जमा हो जाएंगे और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। या सिंपली शेकिंग या हीटिंग भी अगर है कुछ सॉल्व में, तो उसकी वजह से भी उनका कोएगुलेशन पॉसिबल है। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो कोएगुलेशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से, और एक या हो सकता है कोई सॉल्वेंट यूज कर, हम आगे सीखेंगे ये सारी चीजें, अभी आपको बस याद रखना है कुछ। कोएगुलेशन यहाँ पे उसी तरीके से भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके कोई दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, चार्ज पार्टिकल ऐड करेंगे, या हो सकता है शेकिंग या बाय सिंपली हीटिंग भी करोगे, डिस्टर्ब करोगे उसको, तो फिर से वो मतलब कोएगुलेट हो जाएगा। विस्कोसिटी की बात करेंगे, विस्कस कौन है, तो मच हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम as the particles have greater affinity for the solvent, यानी जैसे वाटर गम, तो सिंपल सी बात है, गम प्लस वाटर मिक्स होने के बाद विस्कोसिटी ज्यादा होती है, सिंपल सी बात है। यानी लायोफिलिक सॉल्व की मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद जो विस्कोसिटी होती है वो सॉल्वेंट से ज्यादा होती है, ओके। और यहां पे अगर बात करेंगे तो नियरली द सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। सो लायोफोबिक सॉल्व की विस्कोसिटी सॉल्व बनने के बाद
और वाटर की विस्कोसिटी सेम ही होते हैं अराउंड, एकदम सिमिलर तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, सॉल्यूशन स्टेट में थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन की बात करेंगे। सरफेस टेंशन लोअर देन द डिस्पर्शन मीडियम, है ना, वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर के साथ एफिनिटी बनेगी, यानी जो वाटर का सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी लोअर देन द डिस्पर्शन मीडियम, यानी सॉल यानी गम प्लस वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो कम है, किससे, देन सॉल्वेंट यानी डिस्पर्शन मीडियम। देखो विस्कोसिटी ज्यादा है, सरफेस टेंशन कम है, यहाँ पे विस्कोसिटी सेम है बट यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑलमोस्ट द सेम है, मतलब दोनों पॉइंट कितने बढ़िया है। देखो विस्कोसिटी ज्यादा है, इधर सेम ही है, सरफेस टेंशन कम है, इधर सेम ही है, ओके। और अभी टिंडॉल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। टिंडॉल इफेक्ट जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट में भी आप लोगों को पता भी होगा, जो स्कैटरिंग होता है ना लाइट का पार्टिकल्स के ऊपर पड़ने के बाद, उसके बारे में बात करें। देखो ये इनका सॉल्वेशन हुआ है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ने इनको सराउंड किया है ना, तो सिंपल सी बात है ये टिंडॉल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, है ना। सो डू नॉट शो द इफेक्ट, पार्टिकल्स आर हाईली सॉल्वेटेड, राइट। और अगर इसके बारे में बात करेंगे, टिंडॉल इफेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे, तो ये इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि इनकी एफिनिटी वाटर के साथ ज्यादा नहीं है, अट्रैक्शन कम है, सिंपल है। तो टिंडॉल इफेक्ट ये शो नहीं करते और ये शो करते हैं। फिर से आते, सरफेस टेंशन जो है वो लोअर देन द डिस्पर्शन मीडियम है, बट हाइड्रोफोबिक में ऑलमोस्ट सेम है। विस्कोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, मतलब विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, है ना, सॉल के और डिस्पर्शन मीडियम के यानी सॉल्वेंट के। और यहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा है बट सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है। टिंडॉल इफेक्ट ये शो नहीं करते, स्कैटरिंग इनमें नहीं होता इनके ऊपर लाइट पड़ने के बाद, और इसमें लाइट पड़ने के बाद स्कैटरिंग होता है। आगे अगर बात करेंगे चार्ज, तो चार्ज का मतलब है कि लायोफिलिक जो कोलाइड्स है उनमें एक तो चार्ज बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, बट लायोफोबिक में अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली FeOH थ्राइस AlOH थ्राइस में चार्ज आपको पता है बहुत ज्यादा है। विजिबिलिटी की बात अगर करेंगे तो ये हमें दिखते नहीं अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी, क्योंकि एफिनिटी ज्यादा है। फिर से देखो एफिनिटी ज्यादा है, वही बहुत ज्यादा रीजन है उसके। और विजिबिलिटी यहाँ पे दे कैन बी सीन अंडर ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा ये तो हो गया आपके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स। अभी हम देखते हैं कि प्रिपरेशन जो एम लिखा है मेजरली वो क्या है ना, थ्योरेटिकल भी आता है और ये एम के बारे में भी देखते हैं। सो सबसे पहले प्रिपरेशन में हम सीखेंगे लायोफिलिक सॉल कैसे बनाते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल सीखेंगे। एग एल्ब्यूमिन सॉल, एग एल्ब्यूमिन आपको पता है कैसे बनाएंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल टेक्निक से। अब हमने सीखा है कि लायोफिलिक सॉल बनाना आसान है, बाय सिंपली मिक्सिंग है ना। तो सॉल ऑफ एग एल्ब्यूमिन इज प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑन हीटिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ इट टेक्स प्लेस, है ना, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा ना एल्ब्यूमिन का, सिंपल सी बात है। इसलिए हम उसको सॉल्यूशन हमेशा रूम टेम्परेचर पर, ये सबसे pहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग एल्ब्यूमिन का सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे ही बनाना है, ओके। कैसे बने, पावर एग एल्ब्यूमिन इन 5% वेट बाय वॉल्यूम, ये मैंने एग्जांपल के तौर के ऊपर लिया है बस, सिंपल सा। बट देखना है आपको किसके, NaCl के सॉल्यूशन में, मतलब NaCl का सॉल्यूशन इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। सो for egg aluminum in 5% weight by volume solution of NaCl in water, मैंने ऐसे भी लिख दिया इन 250 ml बीकर, ये थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट में दिया है ना NCERT के। इन 250 ml बीकर एंड स्टर वेल एंड यू विल गेट द egg aluminum salt, मतलब सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, सिंपल सी बात, जिसमें एफिनिटी ज्यादा है, ओके। स्टार्च का सॉल्ट बनाएंगे, सिंपल है। स्टार्च आपको सब पता है स्टार्च के बारे में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द स्टार्च एंड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बस स्टार्च और वाटर लो 100 डिग्री सेल्सियस या बॉइल्ड वाटर लो, सिंपल सी बात है। मिक्स करो, शेक करो, स्टर करो, बट दिस आर स्टेबल नेचुरल क्लोराइड, आपको पता है स्टार्च इज अ नेचुरल, राइट, so it is natural colloid. It is a mixture of two polysaccharides, as you know, that is amylose and amylopectin, है ना। इनमें दो polysaccharides होते हैं, amylose and amylopectin. Out of two, amylose is water soluble and amylopectin is not. Okay, मुझे सिंपल है ना, मतलब कुछ नहीं करना है, वो स्टार्च लेना है, एग एल्ब्यूमिन लेना है, वाटर में ऐड करना है, बस एग एल्ब्यूमिन को रूम टेम्परेचर पे ही बनाते हैं सॉल्यूशन। बट स्टार्च सॉल्यूशन के लिए थोड़ा हीटिंग किया जाता है
और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए स्पेसिफिक मेथड यूज किया गया, NaCl का सॉल्यूशन भी उसमें इस्तेमाल किया गया। गम सॉल्व, गम लो, गम पता है आपको, ये वो गम है, ये वो गम नहीं है जो मतलब हम परेशान होते हैं उससे, ये वाला अलग गम है। सो गम इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोसेस इज सिमिलर टू, मेरे ख्याल से थोड़ा पहले वाला था, यहाँ पे गलती हुई है। प्रोसेस इज सिमिलर टू स्टार्च सॉल्व प्रिपरेशन, यहाँ पे गम नहीं होना चाहिए। जैसे स्टार्च का हमने बनाया ना सॉल्व, उसी तरीके से इसका प्रिपरेशन मेथड है। इट इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर, सो हाई टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड एज डीकम्पोजिशन इज पॉसिबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो डीकम्पोजिशन होगा, बट अराउंड मेथड सिंपल है। तो एक एल्ब्यूमिन में कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। एक एल्ब्यूमिन को लेना है हमें, रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, बट उसके लिए NaCl का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दूसरा था गम सॉल्यूशन, गम लेना, सॉरी उसके पहले था शायद स्टार्च सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्व। बस स्टार्च लेना है प्लस वाटर, हीट करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। उसके बाद गम लेना है, बस इसको हाई टेम्परेचर पे हीट नहीं करना है क्योंकि वो डिकम्पोज हो सकता है, यानी सिंपल मेथड से, बाकी कुछ नहीं। आपको पूछ सकते हैं वे मेथड्स के बारे में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स है। लायोफोबिक कोलाइड्स मतलब जिनमें एफिनिटी नहीं होती है, उसमें सबसे पहला है FeOH थ्राइस सॉल्व। कैसे बनाते हैं FeOH थ्राइस सॉल्व को? आपको पता है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ FeCl3 यूजिंग बॉइल्ड वाटर। कुछ नहीं, बॉइलिंग वाटर लेना है, FeCl3 उसमें डाल देना है, FeCl3 का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस and you will get FeOH thrice red colored compound plus 3HCl. So FeCl3 plus 3H2 gives FeOH thrice plus 3HCl। रिएक्शन बैलेंस करना आपके लिए आसान है। बट अभी आगे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, जो FeOH थ्राइस का जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे सवाल बनने के चांसेस है कि जो FeOH थ्राइस बनेगा वो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड से। इसका क्या मतलब है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड का? आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयंस ऑन द सरफेस। जब हमने FeOH थ्राइस का सॉल्व बनाया तो उसको बाजू से Fe+3 के आयंस सराउंड कर लेंगे, उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज अगर जमा हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल बन गया, सॉल्व बन गया। समझ में आया? देखो FeOH थ्राइस है और इसके बाजू में Fe3+ जमा हो गए, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना। सो द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल स्टेबलाइजेस द सॉल्यूशन। तो ये जो चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। बट HCl भी तो तैयार हो रहा है ना, ये HCl परेशानी करता है, यहाँ पे वो डिस्टेबलाइज करता है, इसलिए उसको निकालना पड़ता है बाय डायलिसिस प्रोसेस। तो सिंपल है, FeCl3 प्लस वाटर बन जाता है FeOH thrice, and FeOH thrice is a positively charged salt because positively charged ions will surround that FeOH thrice। अगर आगे बात करेंगे AlOH thrice salt की, तो ये भी एक हाइड्रोफोबिक नेचर का है, and it is also simply prepared by hydrolysis of AlCl3। बस वही है, इन बॉइलिंग वाटर वही है, AlCl3 plus 3H2O boil AlOH thrice plus 3HCl। Here also AlOH thrice colloid particles are again positively charged because of adsorption of aluminium 3+ ion। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, FeOH thrice is positively charged salt, AlOH thrice is also positively charged salt। वहां पे Fe+3 एडजॉर्ब होते थे, यहाँ पे Al+3 एडजॉर्ब हो रहे हैं, and HCl is removed by dialysis। ये तो आपको पता ही है। आखिर वाला है आर्सेनस सल्फाइड, दैट इज AS2S3 सॉल्व। थोड़ा इसको बनाने के लिए अलग मेथड है। It is prepared by hydrolysis again, but not now halides। जैसे FeCl3 और AlCl3 से बनाते थे वैसे इसको नहीं बनाते, यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्साइड, दैट इज AS2O3 in boiling water followed by passing H2S gas through aqueous solution of AsOH thrice। यानी AS2O3 से हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा, है ना, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद बनेगा AsOH थ्राइस। और ये जो AsOH थ्राइस है, इसको मतलब या इसमें H2S पास करेंगे तब जाके बनेगा AS2S3। AS2S3 बनाता है, S सल्फाइड चाहिए, सल्फाइड आता है H2S से। अभी तक के पहले दो हाइड्रो जो भी लायोफोबिक के मेथड थे उसमें सिंपली एलाइड लेते थे, यहाँ पे दो स्टेप वाला प्रोसेस है। पहले AS2O3 का कन्वर्जन AsOH थ्राइस में और बाद में उससे H2S पास करेंगे तो बनेगा AS2S3।
Okay, so AS2O3 plus 3H2O gives 2ASOH thrice. 2ASOH thrice plus H2S gives AS2S3, that is light yellow colored compound. और यहां पे आप देख रहे हो कि ये अभी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, ये सॉल है निगेटिवली चार्ज, क्योंकि AS2S3 के बाजू में किसका एडसॉर्प्शन होता है, सल्फाइड का होता है, तो क्या बन गया, निगेटिवली चार्ज सॉल्व बन गया. गॉट इट. AS2S3 कोलाइड पार्टिकल्स आर निगेटिवली चार्ज ड्यू टू एडसॉर्प्शन ऑफ S2 माइनस आयंस ऑन द सरफेस. आगे बात करेंगे क्वेश्चन की. क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल है हमारा, विच इज द लायोफिलिक कोलाइड. बस देखो, आपको भी समझ में आया होगा कितना छोटा पार्ट है. लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं, वो मतलब उसके ऊपर सवाल बनेंगे. उसके बाद लायोफिलिक के जो 3 हमने एग्जांपल्स लिए, उसमें NaCl वाला पार्ट ध्यान में रखो सबसे पहले, जो हमारा एक एल्ब्यूमिन सॉल है. उसके बाद लायोफोबिक में 3 कंपाउंड के इंपॉर्टेंट है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज कौन है और निगेटिवली चार्ज कौन है. पहले 2 पॉजिटिवली चार्ज, लास्ट वाला निगेटिवली चार्ज. ओके, आगे बात करते हैं. विच इज अ लायोफिलिक कोलाइड. अभी आपको तो एग्जाम्पल भी पता है. सो गम, हियर इज द आंसर. इस आंसर गम है, आपको पता है लायोफिलिक कोलाइड पूछा है. मिल्क हो, ये तो इमल्शन है सारे. ब्लड भी आपको पता है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज भी होते हैं. A colloidal system having a solid substance as a disperse phase and a liquid as a dispersion medium, solid in liquid, that is solid sol. ये तो आसान है. तीसरा सवाल है, which of the following colloidal salt does not contain negatively charged particles. Which of the following colloidal salt does not contain negatively charged colloidal part. Negative charge, अभी देखो AS2S3 हमने देखा था, उसके बाद ब्लड में तो होता है, गोल्ड सॉल में भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही. बट FeOH थ्राइस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बन जाता है ना, Fe3 का सराउंडिंग है ना. FeOH थ्राइस इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म लायोफिलिक कोलाइड. कौन सा लायोफिलिक कोलाइड नहीं करेगा, तो स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये तो एग्जांपल है. गोल्ड है ना, मेटल है ना, गोल्ड, सिल्वर है ना, ये जो है, या मेटल के सल्फाइड्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, लायोफोबिक होते हैं. मतलब ये इसका आंसर है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. स्टार्च इज लायोफिलिक कोलाइड हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव पावर. सच है ना. लायोफिलिक सॉल्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू लायोफोबिक सॉल्ट्स आर नॉट इजीली कोएगुलेटेड. सही है. ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लायोफिलिक सॉल्ट्स इजीली कोएगुलेट नहीं होते ना, सिंपल सी बात है. फेरिक क्लोराइड इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम फ्रेशली कट वाउंड. FeCl3 है ना, FeCl3 ये इनका कहना है कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं ना. कैसे, मतलब ये सही है कि नहीं. FeCl3 जो है हमारा, वो ब्लड में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके साथ, ब्लड में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, दोनों भी है पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ ये इंटरेक्शन करेंगे और वो स्मॉल वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, कोएगुलेशन हो जाता है. निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके पास आएंगे तो ये जमा हो जाएंगे, ये कोएगुलेट हो जाएंगे और वो वेन्स को थोड़ा मतलब मतलब क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन हो गया तो बाहर नहीं आएगा ना, मतलब वो वाला पार्ट बराबर बंद हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा. आर्सेनस सल्फाइड इज अ लायोफिलिक कोलाइड. लायोफिलिक नहीं है ना, लायोफोबिक है ना, तो 4 सही नहीं है ना. तो वैसे भी आप कर सकते थे, BCD में 4 दिया है, वो तो इनकरेक्ट है. वैसे भी बचता 1 2 3 ही है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म लायोफोबिक कोलाइड. कितने बार बताएंगे लायोफोबिक. स्टार्च, गम, जिलेटिन वही है ना. मे बी आज आपको ये क्वेश्चन के थ्रू कॉन्फिडेंस आ जाएगा. 7वां क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट बिलो. हाइड्रोफिलिक सॉल, a hydrophilic sol is more stable than hydrophobic. सही है. इसका रीजन तो आप अभी बता सकते हो, सॉल्वेशन है ना. When compared to hydrophobic sol, colloidal particles in hydrophilic salts are heavily hydrated. सही है ना. तो assertion A and R are true and R is the correct explanation of A. Hydrophobic salts are easily coagulated. As coagulation होता है क्योंकि पार्टिकल नजदीक आएंगे है ना, एग्रीगेट्स
जमा हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव नजदीक आएंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को और साथ में आएंगे और ऐसा कुछ प्रोड्यूस करेंगे जिससे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ओके, तो कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन जब होता है जब पार्टिकल पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को, है ना, दो कंपाउंड के जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते, वो कोएगुलेट हो जाएंगे, दे विल फॉर्म एग्रीगेट्स, दे विल फॉर्म अ बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड विल प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, so the particles present in them come closer and form aggregates leading to precipitation. Yes, okay, तो ये सही है क्योंकि प्रेसिपिटेशन होता है ना उनका इजीली। द सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स हमने अभी सीखा है, विस्कोसिटी ज्यादा है पर सरफेस टेंशन कम है लायोफिलिक का, तो सरफेस टेंशन इज लोअर देन द वाटर। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स कैन नॉट बी कोएगुलेटेड इजीली? कौन से कोलॉइड्स इजीली कोएगुलेट होते हैं? तो लायोफिलिक नहीं होते, तो लायोफोबिक, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स आर नॉट इजीली कोएगुलेटेड और लायोफिलिक सॉल्ट्स ही क्या है या कोलॉइड्स ही क्या है? रिवर्सिबल है। तो इसके दो आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What happens when colloidal salts of FeOH thrice and AS2S3 are mixed? कुछ अलग सवाल है, अच्छा सवाल है। अगर आप लोगों ने FeOH thrice और AS2S3 को मिक्स कर दिया तो क्या होता है? इसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। होता यूं है कि जब आप FeOH thrice और AS2S3 को मिक्स कर दोगे ना, तो क्या हमने सीखा है कि ये जो FeOH थ्राइस है तो इनके बाजू में Fe+3 जमा हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल है और ये निगेटिवली चार्ज सॉल है, सल्फाइड जमा हो जाते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को नजदीक आएंगे, रिएक्ट होने वाले हैं, कोएगुलेट हो जाएंगे, they will form aggregates, bunch of molecules and will precipitate out. So FeOH thrice +3 -2 +3 है ना, ये सारे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे and they will form Fe2S3 plus AsOH thrice and this will precipitate out, this sulfide will precipitate out. So क्या होगा? PPT बनेगी भाई, कोएगुलेशन होगा, है ना, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज करेंगे ना, रिएक्शन हो रहा है भाई। Which of the following will have the highest coagulation power? AS2S3 colloid। AS2S3 colloids को कोएगुलेट करने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा? तो AS2S3 इज अ निगेटिव सॉल, ये याद रखो, निगेटिव सॉल है, तो इसको कोएगुलेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो ये तो निगेटिव है, बचे दो, और इसमें +3 वाला चाहिए, तो एल्यूमिनियम +3, क्योंकि ये यहाँ पे +3 में है और इजीली कोएगुलेट हो जाएंगे। इससे भी होगा बट इससे कोएगुलेशन इजीली होगा, है ना, Na+ है ना, वैसे भी हो तो। FeOH thrice इज अ निगेटिव सॉल्यूशन, है ना, मान लो FeOH thrice एक निगेटिव सॉल्यूशन है, हाँ, क्योंकि उसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना, ये करेंगे। या मान लो FeOH thrice एक निगेटिव सॉल्यूशन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कोएगुलेट मोस्ट? तो उसके लिए निगेटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चाहिए, और Fe+3 है तो यहाँ पे हमें +3 वाला ही कंपाउंड देखना पड़ेगा, सो दैट इज FeCl3। ओके, सो इस तरीके से हमने आज लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट का जो प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 3 है वो आज किया है अच्छे से। 13 क्वेश्चन हमने टोटल किए अभी तक शायद, है ना, और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको PDF भेज दूंगा थ्रू क्वेश्चंस। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में थियरी अच्छा होना चाहिए। बाकी जो कुछ सवाल आएंगे वो आपके जो 11th और 12th का आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल जो नॉलेज लिया है ना, थर्मोडायनेमिक्स में या केमिकल काइनेटिक्स में, वो आपको यूज होगा वहां पे। तो पहले वाले 2 पार्ट अगर किसी ने नहीं देखे तो वो भी देख ले, ठीक है, यानी 3 पार्ट हमारे अभी कंप्लीट हो चुके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट ऑफ दैट प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। तब तक सब लोगों को गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर।